मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। बेटा आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि वैश्वीकरण के कारण क्या हैं। वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी एक परिघटना है। ठीक है। जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, तो वो ध्यान दिलाते हैं कि नई बात इन प्रवाहों की गति और उनके प्रसार का धरातल है। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है। वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति दिखाई है। शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक आई तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि तकनीक का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। आप अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का असर उस पर उसी प्रकार का पड़ता है। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी से तकनीक में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक हुई है। संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता वैश्वीकरण के अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जरूरी बात है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। दूसरा, आज हम इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो जो राजनीतिक प्रभाव है, वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या रहा है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे सीधा और सरल विचार है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, लोक कल्याणकारी कामों आदि को करना राज्य का काम है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुका है, उनकी भूमिका बड़ी है। सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। इसी के साथ एक बात और भी है कि वैश्वीकरण हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती है। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि राजनीतिक जो समुदाय हैं उनके आधार पर राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है कि विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य पहले से ज़्यादा ताकतवर है। जैसे यहाँ पर 2 कार्टून के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अपना खाना जल्दी ख़त्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। अब हम करेंगे इसके आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही न जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा इस बहस की दिशा में इस पहलू से संबंधित है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जा सकता है।
जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। यह भी यानी कि इनसे होने वाले फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं, जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा। ठीक है, यहाँ कुछ पिक्स के द्वारा आपको दिखाया गया है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बनी चीज़ें पहले दुनिया के बाज़ारों में बिकती हैं। पहले दो चित्र बांग्लादेश और बुल्गारिया में बनी चीज़ों को दर्शाते हैं। यहाँ देखें, बांग्लादेश और बुल्गारिया की हैं दो तस्वीरें, दो बांग्लादेश की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह है हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक अपनी वस्तु और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीज़ा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया लें। ठीक है, तो इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक सारा आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वमान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बट गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकार कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ संस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़त से हर देश को अपना बेहतर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। इसलिए आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्य मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ गया है। ओके बेटा, मेरे साथ जुड़े रहे। इसका लास्ट वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।